हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉलेज एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो गाइस, मैं चाहता हूं कि यार तीन वीडियो अपलोड कर दिया करूं, लेकिन एक वीडियो जो है ना वो रात तक बनती है, पता है। लेकिन ना बात यह है कि रात को ना हमारे इधर इधर ना सर्वर नहीं रहता, और मेरे घर घर अंदर टावर ही नहीं रहता। जियो एयरटेल दोनों का तो ना मतलब समझ जाओ, मैं लगा कर भी नहीं कर सकता ना, ऐसी बात है। ठीक है, तो वीडियो अपलोड हो चुकी होगी चैनल पे, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वो वाले एपिसोड देख कर आइए, वो एपिसोड भी बहुत धमाकेदार था। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन समझ बहुत नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अनडाइंग। जैसे ही यह बात इंपीरियल पास की सिटी वॉल पर खड़े एक कल्टीवेटर ने ठंडी हंसी के साथ बोली, तुम ऑलरेडी कुल्ट्रोन के अंदर हो, रिफाइन होने वाले हो। कुछ लोग गुस्से से भरे हुए थे। वो चाहते थे कि एनलेन अभी यही किल हो जाए, लेकिन कई लोग जानते थे अनडाइंग किंग को किल करना इतना आसान नहीं होता। चाहे हुआंग अभी अपर हैंड में हो, पर यह फाइट अभी भी डेंजरस थी। वैंग वैंग के साथ ग्रेट कुल्ट्रोन से जोर से कापा जोर से कापा। अंदर ऑल लाइफ फोर्स घूम रही थी। 9 कलर्ड इमॉर्टल गोल्ड से बना कुल्ट्रोन लाइट से चमक रहा था। ऑल लाइफ फोर्स एनर्जी है, ठीक है, जो कि अनडाइंग यूज करते हैं फाइट करने के लिए, ऐसा जहां तक मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, एन लाइन को रिफाइन करना शुरू हो चुका था। कियांग के साथ इसी मोमेंट पर ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर भी ग्लो करती है। स्वॉर्ड लाइट कुल्ट्रोन के अंदर वॉप होती है। इमॉर्टल रेडियंस नीचे गिरती है सीधे एनलेन को किल करने के लिए। डैंग डैंग की आवाज के साथ एनलेन अपने लेफ्ट हैंड का एंशिएंट शील्ड उठाता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कियांग के साथ 9 लेयर पगड़ा ऊपर से आती है और कुल्ट्रोन के माउथ को सील कर देती है। अब दोनों वेपन्स मिलकर एनलेन को यही एंड करना चाहते थे। ग्रेट एंसेस्टर फॉरेन साइड पर क्रेटस चिल्लाते हैं। एनलेन क्लैन के लोग शॉक और रेज में थे। उनके लिए ये एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। एक अनडिफिटेबल लेजेंड, एक ग्रेट अनडाइंग किंग ऐसे सप्रेस हो रहा है। ग्रेट कुल्ट्रोन 3 बार कांपता है और हेवन एबिस भी 3 बार हिलता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा एंशिएंट कॉस्मोस कोलैप्स हो जाएगा। ग्रेट एंसेस्टर सूतुओ, फॉरेन साइड से आवाज आती है। लोग पैनिक में थे। अगर सूतुओ ने हेल्प नहीं की तो एनलेन यही किल हो सकता था। सूतुओ के फोरहेड मतलब माथा सिकुड़ जाता है। ठीक है, उसे अभी भी सब कुछ स्ट्रेंज लग रहा था। सिर्फ एक ब्लड ऑफ ड्रॉप इतनी देर पावर कैसे दिखा रही थी, ये उसे भी समझ नहीं आ रहा था। सूत वो धीरे से कहता है, एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट मेथड, पास्ट और प्रेजेंट को हिला देने वाली आर्ट है। वो ओरिजिनल एम्परर सिटी को सपोर्ट करते हुए एक्शन के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो जानता था जब तक ब्लड की पावर कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं होती एनलैंड डेंजर में ही रहेगा। होंगलोंग की आवाज़ के साथ हेवन एबिस फिर से कांपता है। ओरिजिनल एम्परर सिटी लाइट से ग्लो करती है। फुतुओ की बॉडी हिलती है, उसे डेंजर की वेव महसूस होती है। स्काई में रेड डिवाइन चेन्स ऑफ ऑर्डर चारों तरफ फैल चुकी होती है। ये जगह एक कर्स जैसे काम करती है। अनडाइंग लेवल बींग्स पर इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सी हाउ की बॉडी कांप जाती है। उसे भी डेंजर फील हुआ था। उसकी बॉडी के अराउंड सिंबल्स अपीयर होते हैं। उस ड्रॉप ऑफ ब्लड की पावर अब डिसिपेट होने लगती है, मतलब वही खत्म होने लगती है। हेवन एबिस ब्लाइंडली सप्रेस करता है सी हाउ और एनलेन दोनों को। उसी मोमेंट ब्लड बर्न होना शुरू होता है। मल्टी कलर्ड लाइट बनकर उसके बॉडी में फैल जाती है। पावर धीरे धीरे कम हो रही थी। ये बहुत बुरा था। मरो, सी हाउ जोर से रोर करता है। 9 लेयर पकौड़ा कुल्ट्रोन के माउथ ब्लॉक करती है। कुल्ट्रोन और पकौड़ा रेजोनेट करते हैं, एनलेन को एक साथ सप्रेस करते हुए। पुफ के साथ कुल्ट्रोन के अंदर एनलेन लार्ज अमाउंट में ब्लड थूकता है, मतलब ब्लड निकलती है उसके मुंह से बहुत भारी मात्रा में। उसकी बॉडी पर क्रैक्स अपीयर होते हैं। ये चीज टेंस ऑफ 1000 ईयर्स में कभी नहीं हुई थी। स्वॉर्ड कोर भी अंदर ही था। गोल्डन वॉर स्पीयर और शील्ड से क्लैश कर रहा था। स्वॉर्ड लाइट एनलेन की बॉडी में घुस जाती है। उसकी सो कॉल्ड अनब्रेकेबल गोल्डन बॉडी अब टेस्ट हो रही थी कि कितनी ताकतवर है। उफ के साथ एक स्वॉर्ड लाइट उसकी नेक के पास से निकल जाती है। ऑलमोस्ट हेड को कट करने ही वाला था वो, पर टैंक के साथ एनलेन का ब्लड इरप्ट करता है। उसकी ब्लड 5 कलर्ड बन जाती है। वो पावर के साथ
ब्लास्ट करता है। पकौड़ा को धक्का देता हुआ मरो सी हाउ फिर से रोर करता है। मतलब वही, ठीक है, वो धक्का दे रहा है तो सी हाउ कहता है फिर से मरो या फिर किल करके। उसके पास टाइम कम था। अगर एनलेन नहीं मरा तो ब्लड पावर खत्म होते ही सी हाउ खुद मर सकता था। एनलेन आधा बॉडी बाहर निकलता है। एनलेन की आधी बॉडी बाहर निकलती है पर पगोड़ा उसे फिर से वापस धकेल देती है। नेचुरल लॉस उसके बॉडी को क्रश करती है। क्रैक्स और बढ़ती जाती है। स्वॉर्ड को स्ट्राइक करता है, इस बार सीधे उसके ब्रोस के बीच के पास, मतलब सीधे उसके ना प्रिमोरियल स्पिरिट पे, ठीक है। ब्लड टपक रहा था। एनलेन अपनी पूरी पावर से रेसिस्ट करता रहा। उसका फ्रंटलन बोल अभी भी टूट नहीं रहा था, मतलब हड्डी नहीं टूट रही थी, ठीक है। रेड डिवाइन चेन्स हेवन एबिस से नीचे गिरती हैं। एनलेन लड़खड़ा जाता है। उसके लिए यह सप्रेशन सी हाउ के अटैक से भी ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि हेवन एबिस खुद उसे सप्रेस कर रहा था, क्योंकि ये कर्सिस लाइक पावर फ्यूचर एरफ तक डैमेज कर सकती थी, यानी उसके ना फ्यूचर गोल को ना खत्म कर सकती थी, ठीक है। एक रोर आता है। एनलेन 5 कलर एसेंस ब्लड स्प्लिट करता है। अनडाइंग किंग्स के सुप्रीम पावर इरप्ट होती है। तीनों ग्रेट एक्सपर्ट्स एक साथ ब्रिलियंस में फूट पड़ते हैं। कुल्टोन कांपता है। एनलेन की बॉडी क्रैक्स से भरा हुआ था। पगोड़ा फिर गिरती है। स्वॉर्ड कोर एक्टिवेट होता है। पुफ के साथ इस बार एनलेन का नेक कट हो जाता है। उसका हेड गिरता है। बूम। फॉरेन साइड पर पैनिक फैल जाता है। ये क्या हो गया? ग्रेट एंसेस्टर का हेड गिर गया। सभी के दिमाग में यही सवाल था। इसी मोमेंट सूट वो फाइनली मूव करता है। चाहे उसे प्राइस चुकानी पड़े, चाहे कर्ज लगे, वो एनलेन को छोड़ नहीं सकता था। हेवन एंड अर्थ कांप जाते हैं। फुतुओ एक सीक्रेट ट्रेजर के साथ हेवन एबिस पर अटैक करता है। सी हाउ सिर्फ करता है। उसे पता चल जाता है अब डेंजर उसके लिए है। पगौड़ा हटा दी जाती है। फुतुओ एनलेन को ग्रैब कर लेता है। एनलेन का हेड वापस अपने नेक से जुड़ जाता है। बाउंड क्लोज हो जाते हैं, मतलब वही हील हो जाती है, ठीक है। फुतुओ रिट्रीट करता है। सिहा रुकता नहीं, पर उसी मोमेंट एक सीक्रेट मैसेज उसके कानों में आती है। रिट्रीट। वो वार्निंग ओरिजिनल एम्परर सिटी का लास्ट सर्वाइवर से थी, यानी जो ही वो लास्ट किंग बचा था उससे, ठीक है। सी हाउ डिले नहीं करता। वो इंपीरियल पास की तरफ निकल जाता है। बाकी वेपन्स भी रिट्रीट करते हैं। फॉरेन साइड पर लोग सोचते हैं क्या ब्लड की पावर एग्जॉस्ट हो गई, पर एनलेन और फुतुओ एक साथ सी हाउ पर स्ट्राइक करते हैं। तभी हेवन एबिस फिर रिएक्ट करती है। रेड लाइट ऑर्डर ऊपर से गिरती है। सी ऑफ नेचुरल लॉस बन जाते हैं। दो अनडाइंग किंग्स उसमें डूब जाते हैं। हेवन एबिस कोलैप्स हो जाता है। स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं। यूनिवर्स पर टुकड़ा जल उठता है, यानी वो यूनिवर्स का एक अलग से टुकड़ा था, ठीक है, जो हेवन एबिस था। वो ओरिजिनल एम्परर सिटी ऊपर उठता है, टूटा हुआ फिर भी सप्रेस करता हुआ। रेड सी में एनलेन और फुतुओ को बांध लेता है। दोनों ब्लड मतलब थूकते हैं अपने मुंह से। सिटी के वॉर सॉन्ग गूंजते हैं। सिटी के लोग साथ मरना चूज करते हैं, बाहर नहीं आते, मतलब ऐसा ही कि हम यहीं लड़े यहीं मरेंगे, ऐसा था, ठीक है। उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। एनलेन रोर करता है। वो एक हाथ आगे बढ़ाता है। हाथ गलता जाता है। बोन्स दिख जाते हैं, फिर भी रुकता नहीं है। वो डैंग के साथ उसकी स्ट्राइक इंपीरियल पास को हिला देती है। गेट कांप जाते हैं। सब समझ जाते हैं एनलेन कुछ लेकर जाने वाला है, और अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो चुका था। एनलेन आखिरकार लेकर क्या जाने वाला था? आखिरकार एनलेन अपने साथ क्या ले जाना चाहता था? ये सवाल हर एक के दिमाग में गूंज रही थी। पहले भी जब दूसरी साइड के कल्टीवेटर्स इन्वेट करते थे, वो बार बार चिल्लाते थे कि वो किसी चीज़ की तलाश में आए हैं, लेकिन कभी किसी को यह पता नहीं चला कि वो आखिरकार चाहते क्या थे। और अब एक अनडाइंग किंग अपनी पूरी पावर लगाकर, अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर इसी चीज़ के लिए हाथ बढ़ा रहा था। ये बात ही काफ़ी थी सबको डरा देने के लिए। जैसे ही एनलेन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, एक कंपेरेबल ऑरा पूरे हेवन एंड अर्थ में फैल जाती है। वॉइड पिघलने लगता है। स्पेस का स्ट्रक्चर हिल जाता है। अनडाइंग किंग जब मूव करता है तो उसके सामने खड़े रहने का मतलब होता है डेथ को इनवाइट करना। एनलेन का हाथ इतना जाइंट था कि पूरा स्काई डोम उसमें आ जाए, लेकिन रेड सी का इफेक्ट से उसकी फ्लेश गल चुकी थी। सिर्फ वाइट बोन दिख रही थी, और वही सीन सबसे ज्यादा डेंजरस था।
उस वाइट बोन हैंड के आगे स्टार्स भी छोटे लग रहे थे। जब वो हाथ इंपीरियल पास की सिटी गेटवे की तरफ गया तो एक भीषण टकराव की आवाज़ पूरे बैटलफील्ड में गूंज गई। हर लेवल का पर्सन, चाहे वो एल्डर हो या बच्चे, सबके सोल्स कांप गए। इंपीरियल पास जो स्टार्स के र्यून्स से बना एक इम्पेरिशेबल सिटी माना जाता था, आज उसके गेट्स एनलेन के एक हाथ के सामने टिक नहीं पाए। सिटी गेट वे पर मौजूद हजारों वॉरियर्स, लीडर्स, गार्ड्स, एक्सपर्ट्स, सब के सब एक ही पल में ब्लड मिस्ट बदल दिए गए। उनके बॉडी का एक हिस्सा तक नहीं बचा, न बोन्स न ट्रेसेस। सिटी वॉल्स पर खड़े लोग चीख पड़े। किसी का भाई, किसी का फादर, किसी का लाइफ लॉन्ग वॉर कंपेनियन, सब एक ही सेकंड में खत्म हो गए थे। इंपीरियल पास के सिंबल्स तुरंत एक्टिवेट हुए। इमॉर्टल दाव फॉर्मेशन रिवाइव हुई, वरना सिर्फ एनलेन की ऑरा ही पूरी सिटी को इरेज कर देती। ये समझना ज़रूरी था, ये डेथ हुई थी वो एनलेन के हाथ से नहीं, सिर्फ उसकी प्रेजेंस से हुई थी। मतलब उसने मूव भी नहीं किया था, ठीक है। ये होती थी अनडाइंग बीइंग की असली पावर। इस मोमेंट पर सबको समझ आ गया, इंपीरियल पास अपने फाइनल टाइम में एंटर कर चुका है। अगर ये डिफेंस टूट गया तो ये ग्रेट एरा का एंड होगा। सी हाउ पीछे नहीं हटा। उसकी ऑलरेडी बॉडी वीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा। वो जानता था अगर आज एनलेन को नहीं रोका तो आगे सिर्फ मैसेकर होगा। लेकिन उसी वक्त दूसरी साइड से और अनडाइंग किंग्स ने ऑरा मूव किए। अनडाइंग किंग्स के ऑरा मूव हुए। फुतुओ ने अपना हाथ दिखाया। रेड सी उसकी फ्लैश को खा रही थी, बोन्स बाहर आ रही थी। फिर भी वो रुका नहीं। उसने सी हाउ को ब्लॉक किया, सिर्फ टाइम खरीदने के लिए। साथ ही अनडाइंग किंग्स ने लॉ डिक्रीज ब्लड सी से निकलकर सी हाउ पर सप्रेस होने लगे। मतलब उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, ताकि उसको रोका ना जा सके। ये हाईएस्ट एंसेस्ट्रल मेथड्स थे और टाइम और स्पेस को क्रॉस करते हुए आए थे। सी हाउ ने पूरी पावर लगा दी, लेकिन उसके अंदर की ब्लड की स्ट्रेंथ रैपिडली ड्रेन हो रही थी। उसकी आंखों से ब्लड गिर रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक चीज देख रहा था। एनलेन का हाथ इंपीरियल पास के ऊपर से गुजर रहा था। सिटी वॉल्स टूट रही थी, स्मोक और रबल स्काई में भर रहे थे। दूसरी साइड के सिटी वॉल पर भी हजारों कल्टिवेटर सिर्फ ऑरा से ही डेथ का शिकार हो गए थे। और फिर वो वाइट बोन हैंड इंपीरियल पास के शीश से आगे निकल गया। इस सीन को जो लोग देख रहे थे वो इसे कभी भूल नहीं पाने वाले थे। ये अनफॉरगेबल था। वो हाथ आगे बढ़ता रहा, माउंटेन, रिवर्स, बैरन लैंड सब क्रॉस करता हुआ, और फिर 3000 प्रोविंस के ऊपर आ गया। जब उसकी ऑरा पहली बार किसी इनहेबिटेड प्रोविंस पर पड़ी तो पूरी जमीन कोलैप्स हो गई। मिलियंस ऑफ लीटर में फैला हुआ प्रोविंस सिर्फ ऑरा से ही अबेंडेंड हो गया। क्रीचर्स चीखते रहे, भागने की कोशिश की, लेकिन अनडाइंग किंग के सामने एस्केप नाम की चीज ही नहीं होती। कुछ ही पल में वो प्रोविंस कंप्लीटली साइलेंस में बदल गया। जहां लाइफ थी वहां अब सिर्फ डेथ ऑरा फैली हुई थी। जहां सिविलाइजेशन थी वहां अब खाली वॉइड बचा हुआ था। ये ही है एक अनडाइंग किंग की रियल पावर। जहां जहां से उसका हाथ गुजरा वहां लाइफ खुद ब खुद खत्म होती जाती है। और इसी पल सबको समझ आ गया सी हाउ ने जो कुछ अब तक किया वो कितना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये सिर्फ एक किंग नहीं थे, ये था एनलेन, एक अनडाइंग बीइंग की ताकत। हमें दिखाया जाता है एक पूरा प्रोविंस जमीन के साथ धंस गया, ना लाइफ बची ना सांस, और वो सफेद हड्डियों का जाइंट हैंड आसमान के बीच से गुजर कर आगे बढ़ता रहा। ये एक ऐसा सीन था जो सिर्फ देखने भर से इंसान के अंदर होप खत्म हो जाए। आसमान के ऊपर हजारों तारे थे, लेकिन उस हाथ के सामने वो रेत के कणों के जैसे लग रहे थे। जैसे जैसे वो हाथ गुजरते तारे आपस में टकराते हुए जलते हुए नीचे गिरते रहे। उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी थी। जहाँ वो गुजरता वहाँ लाइफ खुद ही खत्म हो जाती। फिर वो हाथ एक और ग्रेट प्रोविंस के ऊपर अपीयर हुआ। आसमान फटने जैसा महसूस हुआ। धरती ने चीख मारी। उस एक पल में जमीन फिर से चकनाचूर हो गई। हजारों लाखों क्रिएचर्स सीधे रेड मिस्ट में बदल दिए गए, खून के रेड मिस्ट में। किसी को लड़ने का मौका ही नहीं मिला था। एक सीन ने हर देखने वाले को कपा दिया। इस एक सीन ने, ठीक है, सिर्फ वही प्रोविंस नहीं, दूर के
प्रदेश भी यानी डूम्सडे जैसे प्रेशर महसूस कर रहे थे, यानी और प्रोविंस भी। कुछ ग्रेट कल्टिवेटर्स जो कभी मौत से नहीं डरते थे, उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उनके बीच चाहे उनके बीच लाखों किलोमीटर का फासला हो, फिर भी ग्रेट की बू विनाश की बू उनके दिल तक पहुंच चुकी थी। ये किसी बैटल का हिस्सा नहीं थे, ये था एक एरा का अंतिम दौर। हम बच कैसे सकते हैं? कुछ लोग चीख पड़े, हम कैसे बचेंगे? टेलीपोर्टेशन एल्टर्स भी बेकार थे, चाहे वो तुरंत लाखों किलोमीटर दूर चले जाते। इस ग्रेट डिस्ट्रक्शन से बचना नामुमकिन था, क्योंकि वो वाइट हैंड आधे प्रोविंस को एक ही बार में ढक लेता था। जहाँ से वो गुजरता, पहाड़ गिर जाते, समुंदर सूख जाते। कौन हमें बचाएगा? कुछ ग्रेट कल्टिवेटर्स भी निराशा में रो पड़े कि हमें कौन बचाएगा। और आम लोग, उनके पास तो सिलेक्ट करने का हक ही नहीं था। बच्चे रो रहे थे, अपनी माँ बाप के सीने से लिपट गए थे। एक छोटी सी लड़की कांपते हुए अपने माँ बाप की बाहों में घुसी, और अगले ही पल वो तीनों एक साथ रेड मिस्ट में बदल गए खून के। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये था पूरे संसार का पागल हो जाना। वो हड्डियों का हाथ वॉइड के बीच से गुजर कर 5 ग्रेट प्रोविंस को मिटा चुका था। लाल जमीन इन्फिनाइट तक फैली हुई थी, यानी बहुत पूरा एक मतलब समझ लो एक एरा खत्म हो चुका था। ऐसा था, जहाँ से वो गुजरा वहाँ भी कुछ भी बाकी नहीं रहा। सिर्फ जब वो 9वें प्रोविंस के पास पहुंचा, तब उसने अपनी पावर थोड़ी सी रोकी। अनडाइन किंग्स ने जानबूझकर अपनी ऑरा को बांधना शुरू किया, यानी सप्रेस किया, ठीक है, जैसे वो किसी चीज़ को डराना नहीं चाहता हो। अभी भी ज़मीन फट रही थी, लेकिन सब कुछ पूरी तरह नहीं मिटा था। कुछ लोग बच गए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके हाथ धीरे होता गया, उसकी ऑरा शांत होती गई। ये उसकी मास्टरी थी। अगर वो चाहता तो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से पूरा वर्ल्ड गिरा देता। लेकिन और फिर वो एक खास जगह के ऊपर रुका, सिन प्रोविंस, एक बंजर सुनसान गिल्ड से भरा हुआ वर्ल्ड। यही स्टोन क्लैन, फायर क्लैन और कई सीनियर ब्लड लाइन्स सदियों से एग्जाइल में जी रहा था। मतलब यही था, ठीक है, उनको जहाँ से निकाल दिया गया था तो यहीं आकर बसे थे वो लोग, सिन प्रोविंस में। ये बात याद रखना। यहाँ वो लोग थे जिन्हें इतिहास ने दोषी ठहराया था। इसी वर्ल्ड के ऊपर एनलेन की आवाज़ गूंजी और पूरे वर्ल्ड ने उसे सुना। सिर्फ एक शब्द और पहाड़ कांप उठे। नदियों ने रास्ता बदलना का सोचा। एनलेन कह रहा था, वो इस एरा की बात कर रहा था जब राजाओं को उपाधि मिलती थी। वो एरा सबसे ग्रेट एरा था, और अब उस एरा के डिसेंडेंट्स इसी सिन प्रोविंस में पड़े हुए थे। एनलेन यही इसलिए आया था। उसे पूरी चीज नहीं चाहिए थी, सिर्फ एक एरा एक सुराग चाहिए था, ठीक है। फिर उस सफेद हाथ ने पूरे सिन प्रोविंस को जमीन से उखाड़ लिया, जैसे कोई पत्थर उठा रहा हो। पूरा प्रोविंस लाखों किलोमीटर में फैला हुआ था। आसमान में उठ गया वो, और फिर वो हाथ बिना रुके वापस मुड़ गया, वॉइड को चीरता हुआ इंपीरियल पास की तरफ। सब कुछ एक पल के अंदर हो गया। इंपीरियल पास में लोग हक्के बक्के रह गए। उसने पूरा प्रोविंस उठा लिया। सभी के दिमाग में यही सवाल था, और तब सीहाव ने उसे पहचान लिया। सिन प्रोविंस। उसकी आंखें रेड हो गई, वो पागल हो गया। खून में नहाया हुआ सीहाव आगे बढ़ा। उसकी स्वॉर्ड चमकी। वो बिना किसी परवाह के एनलेन की तरफ दौड़ पड़ा। एनलेन, अपनी जान छोड़ दे, उसने कहा। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। फुतुओं के अटैक झेले, 5th ग्रेट डिक्रीज को सहा इंड्योर किया, मतलब खून थूकता हुआ भी उसने स्वॉर्ड चला दी। स्वॉर्ड की धार सीधे उस वाइट हैंड की कलाई पर लगी। हड्डियां कांप उठी। चिंगारियां चारों तरफ फैल गई। सिन प्रोविंस का एक कोना हिल गया और कुछ जमीन नीचे गिर पड़ी, और उस पर सीहाव ने देखा फायर मलबरी ट्रीज, रेड फूल जैसे खून की बारिश। उसकी आंखों के सामने एक याद अपीयर हुई, और वो फिर से चीखा। स्वॉर्ड ने आसमान चीर दिया, लेकिन अनडाइन किंग ने साथ मिलकर इस अटैक को रोक दिया। आखिरकार एनलेन सिन प्रोविन को लेकर दूसरी तरफ चला गया, और
आसमान से रेड फूल गिरते रहे खामोशी में। तो भाई होलिंगर भी जा चुकी है, ठीक है, ये बात याद रखना तुम। तो अब सीहा को लगेगा कि होलिंगर मर चुकी है, लेकिन अब बवाल होगा। अब सीहा कयामत लेकर आएगा, देख लेना तुम लोग। इधर हमें दिखाया जाता है फायर मलबरी के ट्री फिर से खिल उठे हैं। रेड रंग के फूल हवा के साथ लहराते हुए आसमान से गिरने लगे। पूरा आसमान जैसे लाल फूलों की बारिश से भर गया हो। हर पंखुड़ी शीशे की तरह चमक रही थी, रेड, बिल्कुल खून जैसे। सिंह ने हाथ आगे बढ़ाया। उसने कुछ पकड़ने की कोशिश की, शायद एक याद, शायद एक प्रॉमिस, शायद एक चेहरा, लेकिन उसकी उंगलियों में सिर्फ ब्लैक, मतलब खाली हवा बंद हो गई। पंखुड़ियां उसके हाथ के पास आते ही ब्लैक, मतलब लाइट बनकर टूट गई और फिर बिल्कुल गायब हो गई। हेवन एबिस के सामने एक ग्रेट रेगिस्तान में, जहां अनडाइंग किंग्स की ऑरा फैली हुई थी, वहां कौन से फूल, कौन से फायर मरबरी ट्रीज बचता। यहाँ तो हर चीज पल भर में बिखर जाती है। सी हाउ के सीने से एक लंबी घायल जानवर जैसी रोर निकली। उसके काले बाल हवा में बिखर गए, आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। दुख, गुस्सा, बेबसी, सब कुछ एक साथ उसके अंदर फट पड़ा। वो चीखा और उसकी आवाज पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। उस पल उसका ऑरा ऐसा था जैसे पूरा वर्ल्ड उसके सामने कांप रहा हो। चाहे उसकी पावर धीरे धीरे कम हो रही थी, फिर भी वो अभी भी अनडाइंग किंग्स से टकरा सकता था। एनलेन अपनी जान छोड़ दी, उसने कहा। उसकी गरज हजारों किलोमीटर तक फैल गई। एक डिस्ट्रक्शन का प्रेशर उसके चारों तरफ फैल गया। स्वॉर्ड चली, रेड सी ऑफ ऑर्डर को काटती हुई वो हेवन एबिस के बीच घुसने वाली थी। वो सीन प्रोविंस वापस चाहता था। वहाँ सीनस ब्लड डिसेंडेंट थे, वहाँ राजाओं के वंशज थे, और वहाँ वो भी थी। कौन थी बताओ मुझे, ठीक है। सी ने पूरी पावर झोंक दी। स्वॉर्ड ने हेवन एबिस को चीर दिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। आसमान लॉज, रेड डिवाइन चेन्स की तरह, मतलब आसमानी नियम, ठीक है, मतलब वही चेन्स, डिवाइन लॉज आपस में उलझ गए। ये एक उबलता हुआ खून का समुंदर था। जैसे ही वो पास आया, उसकी बॉडी पर भयानक रिएक्शन हुई। सिंह ने बड़े बड़े खून के फव्वारे थूक दिए। वो हेवन एबिस के पार एनलेन की पीठ देख पाया, लेकिन खुद भी खून में डूब गया। इसी पल ग्रेट कुल्ट्रोन सामने आया। उसके साथ खड़ा जीवन, मतलब लाइफ फोर्स से भरा हुआ वॉरियर हाथों से हैंड साइन बनाने लगा। उसकी पावर ने आसमान को संभाल लिया और रेड समुंदर को दो हिस्सों में बांट दिया। वो सी हाउ को बचा रहा था, लेकिन उधर से एनलेन और फुटवो ने भी पूरी ताकत से अटैक किया। उन्हें वापस जाना था, और सबसे भयंकर बात यह थी, 5 डिक्रीज चमक उठे। ये सिर्फ एक कागज के नियम नहीं थे, उनमें अनडाइंग किंग्स के सबसे ताकतवर एंसेस्ट्रल मेथड्स बंद थे। ये वो पावर थी जो एरा को हिला चुकी थी। उनका असली बॉडी यहाँ नहीं था, उनकी हेवन एबिस, क्योंकि हेवन एबिस उनके लिए कर्व जैसी थी, लेकिन उनकी छुपी हुई पावर अब जल उठी थी। 9 लेयर्ड पकौड़ा अपीयर हुआ। समय से परे की ऑरा उसके आसपास घूम रही थी, जैसे वो एम्परर कोलैप्स के एरा से सीधे यहाँ आ गया हूँ। वो सीधे सिंह को कवर कर रहा था। फिर भी सिंह की बॉडी जोर से पीछे उछाल दी गई। खून उसके मुंह से फिर बहा। इस बार वो आगे नहीं बढ़ पाया। हेवन अबिस और अनडाइंग किंग्स के बीच वो अकेला पड़ गया। उसने फिर से दहाड़ा। उसके बाल इंक जैसे काले थे, आंखें लाइटनिंग जैसी ठंडी। वो फिर से आगे बढ़ा। सिंबल्स चलने लगे। इमॉर्टल लाइट भड़क उठी। उसके दोनों साथी भी अपनी पूरी ताकत छोड़ रहे थे। कुल्ट्रोन और पगोड़ा दोनों गरज उठे। आसमान टूटने जैसा महसूस हुआ। धरती फट रही थी। हवा चीख रही थी, जैसे पूरा वर्ल्ड मिटने वाला हो। सिंह फिर से हेवन एबिस में घुसा। ये सब कुछ दांव पर लगाना था, लेकिन उस पार से एक और भयानक आवाजें उठी, ठीक है, जैसे आई बेबसी, जैसे नई आवाज थी, जैसे कई बेमिसाल राजा नींद से जाग रहे हों। आसमान चमका, बिजलियों की गरजना हुई। 5 डिक्रीज चलने लगी। अनडाइंग किंग्स का ब्लड लॉ बनकर फूट पड़ा। ये उनके आखिरी अटैक थे। फिर सब कुछ आधा हो गया।
अंधा हो गया, सब कुछ अंधा हो गया। लाइट, आवाज, समय सब घुल गया। काफी देर बाद लोगों ने देखा हेवन एबिस के सामने एक खून से लथपथ बॉडी लड़खड़ाता हुआ खड़ा था। एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सी हाउ ने स्काई की तरफ देखा और एक अकेला भेड़िया जैसे दहाड़ा या फिर हाउल निकाला। ठीक है, उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो कुछ नहीं बचा पाया। हुओ लिंगर, उसने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों के सामने फायर मरवरी ट्री का जंगल अपीयर हुआ। रेड पेड़, रेड ट्री, और उसके नीचे एक अकेली लड़की जो दुनिया के बीच एक नजर और फिर हमेशा के लिए जुदाई। दो दुनियाओं के बीच थी, एक नजर हुई और फिर हमेशा के लिए जुदाई हो गई थी। ठीक है, उस दिन सीहाव के अंदर एक सीड बोया गया, अनडाइंग किंग्स को मारने का, अंधेरे एरा का सामना करने का। फायर मरबरी के फूल बिखर गए और सीहाव वही खड़ा रहा, जैसे मतलब एक ऐसे एरा के सामने जो अब पूरी तरह शुरू हो चुका था। अब सीहाव अब पागल हो चुका था पूरी तरह से, गुस्से, नफरत, बेबसी में। कुछ लोगों ने कहा फायर मरबरी फॉरेस्ट फायर प्रोविंस में था, लेकिन तुरंत ही दूसरी आवाज उठी, ये गलत है। पुराने बुक्स में कई जगह साफ लिखा हुआ था फायर मरबरी फॉरेस्ट सिन प्रोविंस में ही था। अगर शक हो तो मेन बुक्स को देखा जा सकता है। बस एक काल था जब लिखने में गलती हो गई। हाँ, क्या तो पता नहीं। ठीक है, लेकिन उस एरा में रहने वाले सब जानते थे ये फिन प्रोविंस का फायर नेशन का एरिया था। दुनिया फिर से शांत हो गई। सीहाउ अकेला खड़ा रहा। क्या सब कुछ यही खत्म हो गया? क्या दो दुनियाओं का बैटल अब अंत पर आ चुका था? जो मर गए वो लौट कर नहीं आएंगे, जो छीन लिया गया वो कभी वापस नहीं मिलेगा। ये सब जिंदगी भर का पछतावा बनकर रह जाने वाला था। सीहा बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत जैसे अंदर सब कुछ फ्रीज सा हो गया हो। हेवन एबिस अब पूरी तरह फट चुकी थी। रेड फ्लेम के शोले भड़क रहे थे। नियमों का लाल समुंदर उबलते खून की तरह लहरा रहा था। कर्मा की आग दो दुनियाओं के बीच दीवार बन चुकी थी। इसी के बीच मंत्रों की साउंड विस्फोट हुई और बैटल की गरज गूंज रही थी। सीहाउ चौंक गया, उसने अचानक सर उठाया। सी ऑफ ऑर्डर के बीच ओरिजिनल एम्परर सिटी फट रही थी। आग ही आग थी चारों तरफ। इसी आग के बीच एक धुंधला सा आकार पद्मासन में बैठा था, मतलब वही आकृति बैठी हुई थी। ठीक है, वो शस्त्र पड़ रहा था। उसकी बॉडी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और फिर बिल्कुल गायब हो गई। सेवन किंग्स का आखिरी जीवित पर्सन भी दुनिया छोड़ गया, वो भी मर चुका था। उसी ने इस स्थान को ब्लास्ट किया था, मतलब इस जगह को ओरिजिनल एम्परर सिटी का पतन हो चुका था। हेवन एबिस का विस्फोट हो चुका था। ये सब आखिरी दबाव के लिए था। ये जगह ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, शायद कुछ 100 साल, मतलब एक बैरियर बन चुका है। ठीक है, जिससे अभी के लिए कोई नहीं आ सकता। उसके बाद रूल्स के समुंदर भी मिट जाएंगे, लेकिन ये इंपीरियल पास के लिए उनका आखिरी बलिदान था। अचानक बैटल के नारे गूंज उठे। ये थे ओरिजिनल एम्परर सिटी के इमॉर्टल वॉर स्पिरिट्स। ठीक है, उनकी गरज में पुरानी महिमा थी। अगर कोई उस आग में देखता तो सब कुछ धुएं की तरह बिखर जाता। ओरिजिनल एम्परर सिटी पूरी तरह मिट चुकी थी। क्लैन के सब लोग मर गए। इंपीरियल पास की दीवारों पर बच्चे रो रहे थे। ये आखिरी सीन था जो उन्होंने देखा था। जिस शहर ने उन्हें पाला, जो जलकर राख हो चुका था, वो मतलब जलकर राख हो चुका था, वो हमेशा से ये शहर सबसे आगे खड़ा रहा। हमेशा से ये शहर सबसे आगे खड़ा रहा। ठीक है, डेसोलेट बॉर्डर का गार्ड बनकर, और आज उसकी सारी शान राख बन चुकी थी। जब तक शहर था, लोग जिंदा थे। तब शहर गिरा, मतलब जब शहर गिरा, लोग भी उसके साथ चले गए। उन सब ने अपना अंतिम प्रॉमिस पूरा किया। लास्ट प्रॉमिस, मतलब उनकी सोल्स फिर से बैटल लैंड में लौटी, मतलब वही युद्ध भूमि में लौट गई। वीरों का खून उजड़े हुए शहर पर गिरा, बरफ गए। सी हाउ ये सब देख रहा था। उसने अपना दुख अपने अंदर दबा लिया। उसकी आंखें ठंडी हो गई। फायर मरबरी ट्री फॉरेस्ट गया, ओरिजिनल एम्परर सिटी गिरा, लेकिन इससे वो टूट नहीं गया। इससे उसके अंदर बेमिसाल बैटल
फ्लेम्स भड़क उठी। मुझे और पावरफुल बनना है, उसके मन में ये शब्द गूंज रहे थे। कुन पैंग की तरह आसमान को चीर कर ऊपर जाना है। वो थका हुआ था, बॉडी से भी और सोल से भी। फ्लेम के बीच आखिरी किंग भी गायब हो गया, कुछ नहीं बचा। किंग्स की स्टोरीज यही खत्म हो गई। ये था एक एरा का अंत। कभी एम्परर सिटी में असंभव वीर रहते थे, मतलब बहुत पावरफुल, ठीक है। उन्हें उनके योगदान पर किंग का टाइटल मिला था। उनकी लाइट पूरे वर्ल्ड को चमकाती थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ धुआं बन गया। ग्रेट क्लैंस मिट गए, वीर गिर गए, एक एरा का अंत हो गया। मैं किंग का टाइटल हासिल करूंगा, सी हाउ करजा। उसके अंदर ये अहंकार नहीं था, ये एक कसम थी, एक प्रॉमिस। दुश्मन को मारकर खंडहर से नया इतिहास रचने की। आज जो क्लैंस बिखर गए थे, उनका वंशज सीनियर ब्लड कहला रहा था। ये गलत था, बहुत गलत। जो कभी इस दुनिया के रक्षक थे, उनके वंशज अपराधी कैसे हो सकते हैं? उसने कहा, ये गलती को सुधारना ही पड़ेगा। सी हाउ इंपीरियल पास की तरफ चला। एक कदम लड़खड़ा रहा था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, हर एक कदम। ग्रेट बैटल का बोझ अब सामने आ रहा था। इम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन भले ही किसी और की पावर से हुई हो, पर उसकी कीमत उसकी बॉडी ने चुकाई थी। फिर भी यह टेक्निक असंभव थी। समय और स्पेस को पार करके किसी की पावर को उधार में बुला लेना, ये देवताओं का, ये गॉड्स का ही काम हो सकता था, ठीक है। मतलब देवताओं का। इंपीरियल पास पर लाइट आई। सी हाउ को शहर के अंदर खींच लिया गया। सब डर गए थे। अगर कोई अनडाइंग किंग फिर से अटैक कर दे तो क्या होगा, यही उनके सवाल में था। शहर में पहुंचते ही एरा यंगस्टर लोग उस पर टूट पड़े। खुशी के नारे, तोगु युलान काओ योसान, सब ने उसे उठा लिया। आज अनडाइंग किंग्स रोके गए थे। ये इतिहास रचने जैसा था। सबने उसे गले लगाया। किन ये और विच आज बिना बहर के उसके पास खड़ी थी। यू चैन दूर से चुपचाप देख रही थी। मतलब यू चैन, ठीक है, इसकी सेकंड बॉडी और फर्स्ट बॉडी। हाँ यही तो है ना शायद तक। हाँ, लूनर जेड रैबिट चीखी, तू सच में सी ब्रैट ही है ना? सब हंस पड़े, लेकिन सी हाउ के दिल में कुछ टूट चुका था। जीत के साथ कुछ खो दिया था। कुछ लोग कभी वापस नहीं आएंगे। फिन प्रोविंस, फायर मलबरी फॉरेस्ट, उसके आंखें भर आई। वो शहर की दीवार पर चढ़ा। वहां बच्चे रो रहे थे। मत रो, सी हाउ ने कहा, अब मैं तुम्हारा अपना हूँ। लोअर रेलम में एक जगह है, स्टोन विलेज, वही तुम्हारा घर होगा। बच्चों ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें एनलेन का सर काटने ले जाऊंगा, उसने कहा। अपनों का बदला लेंगे, बच्चों ने एक साथ कहा। ठीक है, सी हाउ ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें महिमा तक ले जाऊंगा। वॉल पर खड़े लोग हिल गए। सीनर्स ब्लड कौन सी कहानी लिखेगा? सी हाउ ने दूर देखा। सब यही सोच रहे थे, ठीक है, आखिरकार सीनर्स ब्लड कौन सी कहानी लिखेंगे? हेवन एबिस अब भी चल रही थी। वो शहर कभी वापस नहीं आएगा, पर उसकी कसम जिंदा रहेगी। बैटल अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन ग्रेट एरा अब शुरू होने वाला था। सभी को एक पल के लिए लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन और तभी हेवन एबिस को चीरता हुआ एक बेहद बड़ा और बर्फ से ठंडा ब्रॉन्ज वॉर हेल्मेट नीचे गिरा। इसने सीधे हेवन एबिस को काट दिया। यह सीन अचानक था और उतना ही भयानक भी। हेवन एबिस कांप उठे। नेचुरल लॉस के समुंदर उभर आए। रेड लहरों ने आसमान को थपेड़े मारे। पूरा ग्रेट डेजर्ट हिल चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सडन अटैक था, ठीक है। उस ऑरा की लहर ने सबके दिल कांपा दिए। इंपीरियल पास और हेवन एबिस के बीच इतनी दूरी होने के बाद भी लोगों की सोल्स थर थर कांप गई। सबको लगा था बैटल खत्म हो चुकी है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की शांति आने वाली है। लेकिन जैसे ही लोगों ने पीछे मुड़ना चाहा, एक वर्ल्ड शेकिंग ओवरलॉर्ड का वॉर हेल्बर्ड फिर से अटैक कर चुका था। लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। ये पक्का किसी अनडाइंग बीइंग का अटैक था, वरना इतनी टेरिफाइंग पावर कैसे हो सकती थी? ये कैसे मुमकिन था? क्या सच में सब कुछ करने के बाद भी दूसरी साइड को रोका नहीं जा सका? क्या वो फिर से इस दुनिया में घुस आएंगे? लोग बिल्कुल शून्य पड़ गए थे। सर से पांव तक ठंडक दौड़ गई।
हेवन एबिस, कर्मा का समुंदर, नेचुरल लॉस का ऑर्डर ओशन, नेचुरल ऑर्डर का ओशन, ठीक है। एक ऐसी वॉल जो अनमैच्ड एक्सपर्ट के लिए बनी थी। इसे फोर्सफुली तोड़ने का मतलब बहुत बड़ी कीमत चुकाना था। ओरिजिनल एम्परर सिटी के ब्लास्ट के बाद जब लास्ट किंग लाइट की रेन में बदल गया था, हेवन एबिस और भी डेंजरस बन चुकी थी। रेस्ट्रिक्टेड लैंड अभी कुछ ही समय पहले एनलेन ने, मतलब रेस्ट्रिक्टेड लैंड में बदल चुकी थी, ठीक है। अभी कुछ ही समय पहले एनलेन ने सिर्फ एक पल के लिए हेवन एबिस में कदम रखा था और उसका हाथ सीधे बोन में बन गया था, यानी कोलैप्स हो चुका था, ठीक है। और ये इफेक्ट कंटिन्यूस था, हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक अनडाइंग किंग्स को थ्रेट देने वाला था। सब कुछ प्रूव हो चुका था, फिर भी कोई रिस्क क्यों ले रहा था? वो ब्रॉन्ज वॉर हेल्बर्ट सिंपल था, एंशिएंट था और बेहद हैवी था। उसने हेवन एबिस को काट दिया, बस थोड़ा सा और वो नेचुरल लॉ के बॉर्डर को तोड़कर इंपीरियल पास तक पहुंच जाता। रेड और मल्टी कलर्ड लाइट हर जगह बहने लगी। नेचुरल लॉस का रेड सी उन हेल्बर्ट को डुबो रहा था, लेकिन वो ब्रॉन्ज हेल्बर्ट बर्फ जैसा ठंडा था। डिवाइन चेन्स ने उसे लपेटा हुआ था। नेचुरल लॉस ने उसे कोरोड करना चाहा, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। सिर्फ एक चीज छोड़ रही थी, वो वॉर हेल्बर्ट, किलिंग इंटेंट। सिटी वॉल पर पूरी खामोशी छा गई, पूरी तरह से। ये बिल्कुल वैसा था जैसे सबने सोचा था। बैटल अभी खत्म हुई ही नहीं थी, मतलब ऐसा था, ठीक है। सबको लगा कि बैटल अभी खत्म ही नहीं हुई। क्या हेवन एबिस पूरी तरह एक्टिवेट होने के बाद भी कोई ऐसा रिस्क ले सकता था? एक पर्सन ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में लगभग डिसअपियर था। बैंक के साथ वॉर हेल्बर्ट कांपा, जैसे वो हेवन एबिस को तोड़ देना चाहता हो। हेवन ओवरफ्लोइंग किलिंग इंटेंट आसमान में फैल गई। लाइटनिंग लगा गिरने लगी। ची 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 की आवाज के साथ ब्लड रेड सिंबल्स तेज लाइट के सामने जल उठे। नेचुरल लॉस का समुंदर और ज्यादा उभर आया। वॉर हेल्बर्ट को जोर से दबाया गया। हेवन अबिस और ज्यादा पावरफुल हो गई। ये अनडाइंग किंग्स के लिए ही बनी है, किसी ने खुशी से कहा। लोगों ने थोड़ी सांस ली, राहत की सांस। क्या ये वेपन कोरोड हो जाएगा? कुछ लोग उम्मीद से देख रहे थे। आखिर एनलेन का हाथ भी यहीं गल गया था, तो ये वेपन भी टूटना चाहिए था ना। लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। ब्रॉन्ज वॉर हेल्बर्ट बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। उसके ऊपर हल्की सी लाइट चमक उठी, जैसे वो हेवन एबिस के पावर को न्यूट्रलाइज कर रही हो। हॉन्ग की आवाज आई। वॉर हेल्बर्ट फिर कांपा। इस बार सिंबल्स पीछे हट गए। नेचुरल लॉस का समुंदर हिचक गया। इंपीरियल पास के सिटी वॉल्स पर खड़े क्रिएचर्स पूरी तरह जम गए। उनकी बॉडी बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ये कौन सी पावर थी? क्या हेवन एबिस भी इसे रोक नहीं पा रहा? मैं जानता हूं ये कौन है। एक ओल्ड वॉइस कांप उठी। चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक नाम सोचा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अनडाइंग किंग्स के नाम बुलाना ही खतरा था। आखिर सब समझ गए। विदाउट डेथ, ये वही था। विदाउट डेथ, वो एग्जिस्टेंस जिसके साथ बी काउंट लेजेंड्स जुड़े थे। ठीक है, एक नाम था विदाउट डेथ, उसी का नाम था, जुड़े हुए थे। वो बेहद एंशिएंट था, शायद अनडाइंग किंग्स से भी ज्यादा पुराना। विदाउट डेथ क्लैन सबसे एंशिएंट एम्परर क्लैन में से एक था, और ये उस क्लैन का एंसेस्टर था। वो कभी मरा ही नहीं था। ग्रेट एरफ के बाद भी जिंदा रहा। मैजिकल फोर्स बिल्कुल अनमैच्ड। ब्रोंज वॉर्ड हेल्बर्ट के साथ वो एक इनविंसिबल बुचर था जो पूरी दुनिया को काट चुका था। ये वही है, सच में वही। इंपीरियल पास के अंदर ओल्ड सुप्रीम बींग्स की आवाज भी कांप रही थी। इमॉर्टल एंशिएंट वॉर में उसने बैलेंस तोड़ दिया था। मैजिकल इम्यूनिटी सारी पावर से बेकार हो चुकी थी। ये वही अनडाइंग किंग है विदाउट डेथ। उसका नाम पास्ट और प्रेजेंट दोनों को हिला देता था। डिवाइन एबिलिटीज उस पर काम ही नहीं करती थी, मतलब ये भी नहीं इम्यून था, ठीक है, मैजिकल पावर से, जैसे सी हाउ हो चुका है। सी हाउ भी सेम लेवल पर कुछ पल के लिए मैजिकल इम्यूनिटी यूज कर सकता था, लेकिन ये उसका ओरिजिन था उस बंदे का, ठीक है, एंसेस्टर एम्परर क्लैन का। आज सबने उसे अपनी आंखों से देखा था, इसलिए ब्रॉन्ज वॉर हेल्बर्ट एबिस में भी टूट नहीं रहा था। मतलब इंपीरियल पास फिर भी टूट जाएगा, किसी ने डर के साथ कहा। मुकम्मल इम्यूनिटी नहीं होती, मेंग तियानजिंग बोला। मुकम्मल इम्यूनिटी नहीं होती, अगर होती तो वो पहले ही आ चुका होता, मतलब लिमिटेड है उसकी, ठीक है, इम्यूनिटी। लोग शांत हुए, और तब देखो हेलबर्ड में क्रैक्स आ रहे हैं, किसी ने कहा। सच में ब्लेड पर दरारें दिख रही थी।
पहले पहले भी हेवन एबिस में नहीं घुसा। पहले कभी हेवन एबिस में नहीं घुसा, इसलिए अब वो अपनी लाइफ रिस्क नहीं करेगा, मेंग तियानजेंग ने कहा। लोगों ने सांस ली ही थी, तभी हॉन्ग की आवाज के साथ हेवन एबिस फिर कांप उठी। वॉर हेल्बर्ट चमक उठा। एक बेहद बड़ी पावर इस दुनिया में फैल गई। ये बात खुल रहा है, किसी ने कहा। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। वॉर हेल्बर्ट के ऊपर से एक क्रेचर नीचे आया। हेवन ओवरफ्लोइंग ऑरा। अनडाइंग किंग नहीं, लेकिन मॉर्टल दाव से काफी ऊपर। एक इमॉर्टल, ट्रू इमॉर्टल। ये कैसे पॉसिबल है? हम इसका सामना कैसे करेंगे? आवाज चारों तरफ फैल गई। लेकिन जैसे ही उसने हेवन एबिस क्रॉस करना चाहा, पुश के साथ उसने ब्लड उगल दिया और पीछे गिर गया। वो क्रॉस नहीं कर पाया। हेवन एबिस ने उसे रोक दिया। इंपीरियल पास में चीयर्स गूंज उठे, लेकिन अगले ही पल खुफी जम सी गई। ब्रॉन्ज हेल्बर्ट के साथ साथ कई फिगर्स सामने आए। दर्जनों क्रीचर्स, डेमोनिक गॉड्स जैसे, वो हेवन एबिस क्रॉस कर चुके थे। अनडाइंग नहीं, लेकिन सेल्फ रिलीज रेलम से ऊपर, यानी कि हाफ अनडाइंग मान के चलो उन्हें, ठीक है। सुप्रीम बींग्स, मैं जानता था इतना आसान नहीं होगा। आवाज आई। एक और बैटल बची थी, और तब नीचे से आवाज आई, हुआंग, लड़ने की हिम्मत है? सीहाव ने ठंडे लहजे में कहा। एम्परर क्लैन, ड्रॉप ऑफ ब्लड के बिना तुम लोग क्या ही हो? सीहाव हंसा, ठंडा, ऐतिहासिक, उत्साहित होकर हंसा वो, ठीक है। जाने से पहले अचीवमेंट्स का गिफ्ट दे रहे हो? एम्परर क्लैन ने कहा। तुम सब डेथ को बुला रहे हो, मैं तुम सबको मार दूंगा, सीहाव ने गरज कर कहा। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं गाइस। अब हमने क्या गरजा ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि अब ये लोग जो आए हैं वो अनडाइंग बीइंग और सुप्रीम बीइंग के ना बीच पर है, यानी कि हाफ स्टेप इमॉर्टल बोल सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो चलिए इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।